हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो लेकर आए हैं काची इंटीग्रल थ्योरम के अंतर्गत। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था क्या होता है काची थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम, एक ही चीज़ है। उसका स्टेटमेंट, फिर उसके बाद कैसे प्रूव किया गया है, वो सब बताया गया है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उस वीडियो में डिस्कस किया गया है, वेरीफाई काची थ्योरम, और आपका जो है सारी चीज़ें दी गई थी। दूसरा जो है, इस वीडियो में आपका फिर एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, वेरीफाई काची थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ जेड बराबर 3z² प्लस iz-4 along the perimeter of the square with the vertices 1 + -i और -1 + -i। तो यहाँ से अब हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो आपका बाउंड्री था वह ट्रायंगल था, उसके अलांग हम लोग जो है इस इंटीग्रल को हम लोग जो है वेरीफाई किए थे अलोंग द पेरीमीटर आपकी जो ट्रायंगल था। अब यहाँ कह रहा है कि अलोंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद वर्टिसेस। तो अब यहाँ वहाँ ट्रायंगल था, यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो कैसे वेरीफाई किया जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ठीक वही काम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड along the perimeter of square along the perimeter of square। मान लीजिए स्क्वायर क्या है, ए बी सी डी, ऐसे ट्रायंगल स्क्वायर बना लेते हैं ए बी सी डी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड along द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मान लिया स्क्वायर जो है ए बी सी डी है और ये नोटेशन है, बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड और पेरीमीटर अगर हम लोग बना लें, यानी सॉरी ए बी सी डी स्क्वायर क्या है, तो देखिए किस किस साइड के तहत वह स्क्वायर हम लोग जो है वह मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर हम स्क्वायर को ड्रा करना चाहें, इसे देखिए थोड़ा किनारे बना लें, क्योंकि इसका यूज हम लोग लगातार इसको देख कर करेंगे। ये ओरिजिन है x डैश y डैश, ठीक। अब पेरीमीटर यानी आप स्क्वायर ए बी सी डी। अब देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ रहेंगे, जो वर्टिसेज दिया गया है उसका स्क्वायर का, यानी एक 1 ± i है, -1 ± i है। हमने आपको बताया है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। तो पिछले वीडियो में 1 + i है, ये किसका मान है, z का मान है। तो z बराबर 1 + i है, तो पॉइंट पूछे पॉइंट कहाँ होगा, तो आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इन रियल पार्ट x का मान देता है और इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ है वो y का मान देता है। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि x का मान 1 है, y का मान भी क्या होगा, 1 होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं, z बराबर x + i/1 + i। और जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये देखिए तो 1 1, ये मीन्स 1 + i, यानी x बराबर 1 y बराबर 1। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, पहले क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो 1 + i यानी यह पॉइंट a हो गया मान लिया, और ये क्या है, z के रूप में 1 + i, या पॉइंट 1 1, x बराबर 1 y बराबर 1। दूसरा अगर देखा जाए b, यानी एक और पॉइंट देखिए 1 + i हो गया, और फिर 1 - i है, 1 - i। अभी हम बात करते हैं, फिर पहला क्वाड्रेंट में तो हो गया। देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है क्या, बिल्कुल है। z बराबर अगर हम -1 + i है, चारों लेना है तो -1 + i कर दें, तो -1 + i कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर -1 y बराबर y बराबर 1, और पॉइंट आपका किस में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट हम ले लिया, यह है b, और आपका क्या है, -1 + i, z का मान है, ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट दिख रहा है, -1 - i, यानी -1 - i
जब लिखेंगे तो ये -1 माइनस आई, कंपेयर करेंगे x बराबर -1 और y बराबर -1, तो यही थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये ले लिया यहाँ पर, मान लिया C, और पॉइंट क्या है -1 माइनस आई। एकदम इसके सीधे हम लोग ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, और ये आपके स्वरूप में। और एक पॉइंट और बचा है -1 प्लस आई, -1 प्लस आई ऐसे कर देते हैं। तो -1 प्लस आई कंपेयर करें x बराबर -1 और y, सॉरी -1 प्लस आई नहीं, 1 माइनस आई, -1 प्लस आई तो ले चुके हैं, 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई यानी 1 और माइनस आई कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस आई, कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर आपका क्या माइनस आई है तो -1 हुआ। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट है, मान लिया यहाँ पर क्या है, ये D है, और ये आपका क्या है -1 यानी 1 माइनस आई, ये पॉइंट हो गया। अब एक स्क्वायर देखिए, सारे वर्टिसेज ए बी सी डी आप लोकेट कर दिए हैं कि कहाँ पर होगा, और इसको हम लोग फार मिला लें तो आपका एक स्क्वायर बना लीजिए ऐसे। ये आपका स्क्वायर बन गया, ठीक। इसी क्लोज्ड कर्व यहाँ पर स्क्वायर है, इसी के लंग इस इंटीग्रल को हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे। किसको वेरीफाई करेंगे, फंक्शन एफ जेड दिया गया है, किसको वेरीफाई करना है, काचीज थ्योरम को। तो वेरीफाई इस फंक्शन को जो एफ जेड दिया गया है अलोंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है उसके अलोंग हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को वेरीफाई करेंगे। किसको वेरीफाई करेंगे, काचीज थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, इस फंक्शन जो दिया गया उसका अलोंग द वर्टिसेज आप देखना। तो वेरीफाई काची थ्योरम फॉर द फंक्शन, यानी इस फंक्शन को हम लोग वेरीफाई करना है, किसको, काची थ्योरम को, और किसके अलोंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। पिछले क्वेश्चन में अलोंग वहाँ पेरीमीटर यानी ए बी सी ट्रायंगल रहता था, यहाँ क्या स्क्वायर है। तो सब कुछ उस ढंग से चला जाए तो बराबर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, और कह सकते हैं अलोंग कहाँ से कहाँ तक, ए बी, फिर क्या है बी सी, फिर क्या है आपका ए बी बी सी सी डी, और फिर क्या है डी, है ना। चारों आपके देखिए साइड्स है, ए बी बी सी सी डी डी, यही आपका पेरीमीटर है। तो इस रूप में तो दैट इज कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी यानी एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी और एफ जेड डी जेड बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, ट्रायंगल ए बी सी डी है, और बराबर आप लिख सकते हैं कि यह आपका स्क्वायर ए बी सी डी है, और आपका एफ जेड क्या है 3z स्क्वायर प्लस आई जेड -4, और यह है डी जेड। और साइड्स आपके क्या है अलोंग ए बी बी सी सी डी डी है, तो अलोंग ए बी प्लस अलोंग बी सी प्लस अलोंग सी डी प्लस अलोंग डी है। तो चारों के अलोंग लिख सकते हैं। तो अलोंग क्या हो जाएगा आपका, यह जो है लिख सकते हैं इसे अलोंग ए बी, ये हो जाएगा आपका जो है एफ जेड डी जेड, प्लस अलोंग बी सी ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड, और प्लस अलोंग सी डी ये हो जाएगा एफ जी डी। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए, प्लस ये है आपका अलोंग बी सी ए बी बी सी सी डी और एफ जी डी, और एक और प्लस अलोंग डी ए, और क्या हो जाएगा ए बी बी सी सी डी और ये डी ए और एफ जेड डी जे। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अलोंग ए बी क्या होगा इंटीग्रल का मान, बी सी के अलोंग, फिर सी डी के अलोंग, फिर डी ए के अलोंग क्या होगा इंटीग्रल का मान, कहाँ ए बी कहाँ से कहाँ पॉइंट दिख रहा है जेड का, बी सी में कहाँ कहाँ दिख रहा है, सी डी में कहाँ कहाँ दिख रहा है, डी ए में कहाँ कहाँ दिख रहा है, वह लिमिट लेकर हम लोग एफ जेड को इंटीग्रेट करते हुए देखेंगे क्या क्या मान आ रहा है। तो 4 इंटीग्रल्स हैं, तो आपको इसको मान लिया I1, इसको मान लिया I2, इसको मान लिया I3 और इसको मान लिया I4।
तो चलिए बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं निकालना I1 I2 I3 I4 और फिर रख कर देखा जाए क्या इसका मान 0 आ रहा है क्या, तो 0 आ जाएगा तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड बराबर 0, देयरफॉर काचीज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो अब हम थोड़ा इसको मिटा दें और ऊपर तो सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देखिए पहला जो है नाउ I1 बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया जी, I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एलॉन्ग किसके है ए बी और एफ जेड डी जेड, और एफ जेड डी जेड किसके बराबर है आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा ए बी एफ जेड है 3z स्क्वायर अब प्लस आई जेड माइनस 4 और यह डी जेड। अब यहाँ देखिए तो ए बी जो है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए बी देखिए पॉइंट ए बी ये साइड है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जेड कहाँ है यहाँ पर 1 प्लस आई है और यहाँ जेड क्या है -1 प्लस आई, तो कहाँ से कहाँ यानी 1 प्लस आई टू -1 प्लस आई हुआ कि नहीं हुआ, यानी यह पॉइंट 1 प्लस आई जेड है और यह पॉइंट जेड बराबर क्या है -1 प्लस आई और एलॉन्ग ए बी आपके सामने। अब हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना आप जानते हैं ये आपका 3 है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ZQ/3 और प्लस आई जेड का क्या होगा Z²/2, अरे x का पावर n + 1 अपॉन n + 1 अब 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dz जेड और 1 प्लस आई और -1 प्लस आई, ठीक ये हो गया। तो देयरफॉर आपका क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए 3 से 3 चाहे तो काट सकते हैं, तो देयरफॉर लिख लिया जाए कि देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं I1 बराबर क्या आएगा ZQ, चलिए लिमिट रखते हैं, जेड के स्थान पर क्या रखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जेड -1 प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए -1 प्लस आई का क्यूब, ठीक, और ये आपका I/2 है, ऐसे लिख लीजिए I/2 और जेड स्क्वायर यानी -1 प्लस आई का स्क्वायर, अब -4 और जेड है क्या -1 प्लस आई, यानी अभी हमने क्या रखा है अपर लिमिट रखा है आपका इस रूप में, तो जहाँ जहाँ जेड था हमने क्या रखा है -1 प्लस आई और जेड क्यू, अब चलते हैं लोअर लिमिट माइनस जेड क्यू, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस आई का क्यूब, ये देखिए तो और साफ साफ लिख लेते हैं -1 प्लस आई का क्यूब, ये हो गया, और माइनस ये है I/2 जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या है यानी जेड 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और माइनस, अब माइनस पहले से है लोअर लिमिट लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा +4 और जेड के स्थान क्या लिखेंगे 1 प्लस आई आपके सामने, ये है 1 प्लस आई आपके सामने, तो ये सब लिख लिया है और यहाँ से हम लोग जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चीजें समझ में आ रही होंगी I1 कैसे निकला है। अब I2 की बारी है। नाउ I2 बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए यही सब आपको बदल देते हैं। I2 यानी इंटीग्रेशन I2 ये हो गया एलॉन्ग द AB हो गया BC, तो ये हो गया BC, ये देखिए B आपका, अब देखिए BC इसका कहाँ से कहाँ तक, इसका जो BC अब जेड डी जेड, अब BC कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, जेड यहाँ पर क्या है -1 प्लस आई, तो ये हो गया -1 प्लस आई, और कहाँ तक C पॉइंट क्या है -1 माइनस आई, तो ये हो गया -1 माइनस आई, और फिर इंटीग्रेट कर लिया जाए तो आपके पास क्या आएगा, फिर वही चीज़ 3z² का ZQ/3 प्लस ये हो जाएगा आई जेड का हो जाएगा Z²/2 और -4z और लिमिट है -1 प्लस आई और -1 माइनस आई, होगा ना -1 प्लस आई -1 माइनस आई, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ से आप 3 से 3 काट दीजिए, और फिर देखिए यही लिख रहे हैं I2 बराबर
आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड क्यू आपका जो है, फिर वही चीज़ जेड क्यू, जेड बराबर क्या है अपर लिमिट -1 माइनस आई, तो रखिए जेड क्यू -1 माइनस आई का क्यू, ये हो गया -1 माइनस आई का क्यू अब प्लस i/2 और यहाँ जेड क्या है -1 माइनस आई का स्क्वायर, यानी अपर लिमिट -1 माइनस आई है और -4z, तो -4z और क्या हो जाएगा -1 माइनस आई। जहाँ जेड है अपर लिमिट क्या रखा है -1 माइनस आई और फिर लोअर लिमिट रखना है माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस जेड क्यू, जेड है -1 प्लस आई का पावर 3, ये देखिए ये 3 है -1 प्लस आई का पावर 3, ठीक, और फिर माइनस ये भी हो जाएगा क्या i/2 और जेड स्क्वायर -1 प्लस आई का स्क्वायर, और फिर माइनस पहले से माइनस लेंगे और माइनस पहले से तो प्लस ये हो जाएगा +4 और जेड क्या है -1 प्लस आई, और ये आपका निकल गया क्या, इसे मान लिया क्वेश्चन 3 और I2 एलॉन्ग BC आपने निकाल लिया है इस इंटीग्रल का मान। और अब हम लोग क्या निकालेंगे I3, तो नाउ I3 यहीं से I3 बराबर एलॉन्ग, देखिए I3 क्या है एलॉन्ग CD, ये है आपका I3, तो एलॉन्ग CD ये हो गया। और अब देखिए इसका CD लाइन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है जेड की लिमिट, तो यह है C आपका 1 माइनस आई है और D 1 माइनस, ये -1 माइनस आई है और ये क्या है 1 माइनस आई, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यानी आपका क्या है यहाँ पर पहले आप तो निकाल लिए विषय, और यहाँ से आपका CD लाइन देखिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिल रहा है CD लाइन भाई AB निकाला BC निकाला और अब CD है, तो CD माइनस C पॉइंट क्या है -1 माइनस आई, ये हो गया, और D कहाँ था 1 माइनस आई, तो ये हो गया 1 माइनस आई लिखा, और फिर आपके लिमिट यानी ये बराबर यही आएगा FZ, और फिर इंटीग्रेट करें तो यही ना आएगा भैया, बस लिमिट आपको चेंज करनी है -1 माइनस आई और 1 माइनस आई, आपको हम मिटा के समझा लेंगे, आपको लगाइएगा, तो ये हो गया। अब फिर मान रखते हैं वही जेड क्यू, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर I3 बराबर, इसको भी कहीं ना कहीं हम लिख लेते हैं I3 बराबर, चलिए हम नीचे लिख लेते हैं I3 बराबर, देयरफॉर I3 बराबर क्या हो जाएगा जेड क्यू, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस आई का क्यू, ठीक 1 माइनस आई का क्यू, CD अब लिखा है ना फ्रॉम C to D ये पॉइंट है, तो जहाँ जेड है 1 माइनस आई और ये हो जाएगा प्लस i/2 और 1 माइनस आई का स्क्वायर और -4 और जेड है 1 माइनस आई, तो जहाँ जहाँ जेड है वो 1 माइनस आई रखा है और आपके सामने इस रूप में, और माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जेड है क्या रखेंगे यानी -1 माइनस आई, तो लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा -1 माइनस आई का क्यूब, -1 माइनस आई का क्यूब और माइनस ये हो जाएगा i/2 और जेड स्क्वायर -1 माइनस आई का स्क्वायर, -1 माइनस आई का स्क्वायर, ठीक, और माइनस, अब माइनस पहले से है लोअर लिमिट लिख रहे हैं तो +4 और जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे -1 माइनस आई, और यह मान लिया इक्वेशन नंबर 4, तो आपने I1 निकाल लिया है, I2 निकाल लिया और I3 निकाल लिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे I4, जो एलांग किसके है DA के, तो नाउ I4 ये है और एलांग DA ये है, और लिमिट बस इसकी देखिए D पॉइंट कहाँ है, यानी ये इसका क्या है जेड 1 माइनस आई और कहाँ है 1 प्लस आई, ये देखिए A है 1 प्लस आई, और इसको इंटीग्रेट करना है यही आएगा, बस लिमिट हम लोग चेंज करेंगे 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, और इसका मान क्या आएगा रख लिया जाए, तो बराबर यहाँ देखिए तो देयरफॉर I4 बराबर यहाँ लिख रहे हैं जेड क्यू, यानी जेड के स्थान पर 1 प्लस आई का क्यू ये हो जाएगा, और प्लस i/2 जेड स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर और -4 जेड 1 प्लस आई, तो जहाँ जहाँ जेड है 1 प्लस आई रखा है और माइनस लोअर लिमिट जेड के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस आई, तो ये जेड क्यू है तो हो जाएगा क्या 1 माइनस आई का क्यूब
और ये हो जाएगा -i/2 जेड स्क्वायर है 1 - i का स्क्वायर। ठीक, तो जहाँ z है लोअर लिमिट -1 - i का क्यूब ये हो गया, और -i/2 जेड स्क्वायर है 1 - i का स्क्वायर। ठीक, और ये देखिए तो पहले सारी चीज़ें समझ लीजिए, यानी ये i4 लिख रहे हैं तो i4 माइनस लोअर लिमिट, तो z के स्थान पर 1 - i, और ये हुआ -i/2, और माइनस और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा 1 - i, ये 4 1 - i, ये हिस्सा इसका अलग है। ये देखिए ये i2 वाला है, ये है i2 का। और ये जो लिख लिए हैं यह i4 है, इसको मान लीजिए, इसको कहीं आपको इक्वेशन नंबर यानी हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, मान लिया ये जो है इक्वेशन नंबर क्या है आपका 5 है। तो देखिए ये घेर दिए i2 वाला हिस्सा है, ये आपका i1 ये है, i2 ये है। ठीक, और आपका i3 जो है आपके सामने जो है, नहीं i3 क्या है, i1 i2, और i3 आपका ये है, ये देखिए, और i4 आपका ये लिया है, और ये लिखने के बाद ये इक्वेशन 5 माना है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5 इन्हें जोड़ देना है। तो एडिंग इक्वेशंस, अब मैं इसको मिटा देता हूं, एडिंग इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5 जब ऐड करेंगे तो आपका यह चारों i1 + i2 + i3 + i4, यही ना इक्वेशन 1 में हमने सब लिखा है। तो आप फिर कह सकते हैं क्या कि एक और तरीका है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 i2 i3 i4 इन इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 i2 i3 i4 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 i2 i3 i4 in equation number 1, i4 from equations कहाँ से रखना है, 2, 3, 4 एंड 5, और किस में रखना है, इन इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। 2, 3, 4 और 5 से i1 i2 i3 i4 का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन में। इक्वेशन यही है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपका जो ये हो गया, यानी ABCD ये हो गया, सॉरी ट्रायंगल स्क्वायर ABCD, और यह आपका क्या है 3z² + IZ - 4 dz बराबर, यही है ना, i1 + i2 + i3 अब प्लस i4, सारा मान रखना है। जब रखेंगे तो यानी सब इसमें क्या है, यानी सब आपका i1 निकाले हैं, i2 निकाले हैं, i3 निकाले हैं, i4, और सब जोड़ना है। देखिए i1 + i2 + i3 i4, और देखिए आपने चारों जो है i2 i3 i4 i2 i3 i4 सब निकाला है, i1 i2 i3 i4, तो i1 ये है, i2 ये है, और i3 आपका ये है, और i4 यह है। अब देखेंगे अगर इनको सब रख कर इसमें जब जोड़ेंगे तो देखेंगे सब कट पिट के, आप इसको देखिएगा। अब ये नहीं कि इसको आप सोचे पीछे पड़ जाएं, आप अगर चेक करना चाहेंगे सब आप चाहें तो आप चेक करके देखिएगा, चाहे एक्सपेंड करते हुए चाहे अन्य इस तरह से देखिएगा, सब कट पीट के क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि आप जो है वह पूरा देख कर दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है, ये से कटा, ये से कटा, अरे वो सब कटेगा। आप देखेंगे तो जब भी आप देखेंगे सारे टर्म आपस में सब कट जाएंगे, और कट के जो है सब आपके जो है आपस में सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये देखिए सब कट जाएगा आपस में, सब आपस में, यानी आप देखेंगे प्लस है तो माइनस कहीं मिलेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस कहीं और मिलेगा, सब कट पिट के, और इसका मान आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और देखेंगे तो i1 + i2 + i3 बराबर क्या आ गया, 0। बहुत दिमाग नहीं जोर देना है कि आप जो है इसको स्पेंड कर रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, उसको देखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और निश्चित तौर पर आप वेरीफाई कर देखिएगा वो 0 ही आएगा। एग्जामिनर भी जानता है कि आपने इंटीग्रेशन सही ढंग से किया है, लिमिट सही ढंग से रखा है, तो 0 तो आएगा ही।
तो बराबर 0 हो गया। तो दैट इज देयरफॉर कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सी आपका जो कर्व है क्या है, स्क्वायर है, और यह किसके बराबर, एफ जेड, और ये हो गया डी जेड बराबर 0। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, काचीज थ्योरम, देयरफॉर द काचीज थ्योरम इज वेरीफाइड, काची थ्योरम इज वेरीफाइड। तो एक शानदार क्वेश्चन इस ढंग से, ये हमेशा फिर याद दिलाता हूं कि यहां आप इसके पीछे मत पड़िएगा, सब ओपन करके प्लस आया माइनस आया प्लस आया माइनस आया, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सब आपस में कट जाएगा। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अलग से बैठकर, लेकिन इम्तहान में इसके पीछे मत पड़िएगा, वो 0 ही आएगा। बाकी वेरीफाई करने के लिए आपको बता दिया है, चेक कर लीजिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का अंत हुआ इस रूप में। और कुछ आपके जो है काची इंटीग्रल थ्योरम का या काची थ्योरम का कैसे यूज करते हैं कुछ इंटीग्रल्स को एवैल्यूएट करने में, यह सब अब आपको बता दें। तो ये वेरीफाई 2 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको जो है कुछ छोटे छोटे कुछ इंटीग्रल्स है, एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, और कैसे काची थ्योरम का यूज करते हुए उस इंटीग्रल का मान निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखूंगा और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपका यह काम आज का पूरा होगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा है, यह इंटीग्रल के रूप में है, इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है और सब में दिया है जहां c इज द सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/2। c का मतलब क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व मीन्स कह सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल। कंटूर इंटीग्रल क्या होता है पता है ना, कंटूर यानी क्या है, तो क्लोज्ड कर्व के अंतर्गत जो इंटीग्रल होगा कंटूर इंटीग्रल होगा। तो क्लोज्ड कर्व जो भी होता है, यानी आपका चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, ये क्लोज्ड कर्व है और इसे कहते हैं, इसे आर टू कॉल्ड कंटूर, और इसके अंदर इंटीग्रल रहेगा तो इट इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल। तो ये जो सी है, सर्किल जानते हैं क्लोज्ड कर्व है, और सब में देखिए तीनों में सर्किल है। तो क्लोज्ड कर्व के अंतर्गत इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है। कैसे एवैल्यूएट किया जाएगा यह सब आपको बताते हैं। आप सोचेंगे अगर ये आ जाए इंटीग्रल तो आप उस तरह से लगाने लगेंगे तो काम बनेगा ही नहीं। तो क्या तरीका है इसे जाना जाए। एक आप बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपको बता दें, जब काची इंटीग्रल थ्योरम को वहाँ पर हमने आपके स्टेटमेंट के साथ प्रूफ किया था, तो बजाय वहाँ पर डिस्कस करने के यहाँ पर उसकी जो है ज़रूरत अब आ गई है, तो वह पॉइंट बता दें। वह क्या है, नोट के तौर पर जो है वह इसे लिख लीजिए। क्या मैं कहना चाहता हूँ, इफ़ देयर इज नो पोल, आप सोचेंगे पोल क्या है, सब कुछ बताऊंगा विधिवत लाइन बाय लाइन आगे। पोल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, विधिवत सब डिस्कस किए जाएंगे आगे। अभी चूंकि जरूरत आ गई है तो अभी बता देंगे कि पोल किस तरह से हम लोग निकालते हैं और डिटेल्स में आगे। इफ देयर इज नो पोल इनसाइड एंड ऑन, inside and on the contour means closed curve. If there is no pole inside and on contour, या चाहे द लिखिए चाहे से लिखिए, and on contour, the value of the integral of the function is equal to 0। एक बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है कि अगर कोई पोल जो है, जो आपका कंटूर यानी क्लोज्ड कर्व है, न तो उसके अंदर है न तो उस पर है,
तो जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है उस फंक्शन की, यानी फंक्शन एफ जेड मान लेते हैं, ये एफ जेड ई का पावर माइनस जेड अपान जेड प्लस 1, एफ जेड जेड प्लस 4 अपान जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4, तो उसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वह क्या होती है उस फंक्शन की, 0 होती है। कहाँ से लिखा है, बाय काची इंटीग्रल थ्योरम। तो काची इंटीग्रल थ्योरम से यह जो है, अगर वह पोल जो है, अगर क्लोज कर्व अगर है, कंटूर में क्लोज कर्व और यहाँ सर्किल है, तो अगर वह पोल सर्किल के अंदर भी नहीं है, सर्किल पर नहीं है, क्लोज कर्व पर भी नहीं है, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू उस जो फंक्शन दिया गया रहेगा क्या होगा, 0 के बराबर होगी। और यह कहाँ से लिखा है, बाय काची इंटीग्रल थ्योरम। तो यह इसी की हम बात करते हुए हम बारी बारी से तीनों इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इन तीन भाई 2 क्वेश्चन तो करा था वेरीफाई काची थ्योरम, तो 1, 2 और तीसरे चौथा पांचवा एक क्वेश्चन है। तो यहां से अब क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ सी 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपान z प्लस 1 dz, यह इंटीग्रल। तो पहले कहा ना कि पोल्स को डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको बता दें पोल्स निकालते कैसे हैं, पोल क्या होता है, कितने प्रकार का होते हैं, सब जानेंगे। तो पहले मुझे पोल्स की जरूरत आ गई है। पोल्स क्या करते हैं, जो यह आपके फंक्शन इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उसको क्या करते हैं, जो दिया है उसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। जब भी जो है पोल्स निकालना रहेगा आगे भी, तो पोल्स क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया रहेगा इंटीग्रल के अंतर्गत उसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करके करते हैं और वहां से हम लोग जो है पॉइंट निकालते हैं। तो क्या है, द पोल्स आर गिवन बाय, ऐसे लिखेंगे, द पोल्स आर गिवन बाय पुटिंग पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंड, चाहे तो आप कह सकते हैं द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड यानी इंटीग्रल जो आपका है, ये जो फंक्शन है, तो पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंड इज गिवन बाय पुटिंग denominator is equal to 0, putting denominator is equal to 0। तो जब भी किसी फंक्शन का तरीका या तो लेट एफ जेड मान लें, या इंटीग्रेंट यानी इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रेंट, तो यही इंटीग्रेंट है, तो पोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट is given by putting denominator is equal to 0, denominator is equal to 0। अब यहां से चूंकि एक ही है तो आप पोल लिख सकते हैं, आगे आप देखेंगे तो कई पॉइंट मिलेंगे तो हम पोल्स कर लेंगे। तो पोल ऑफ द इंटीग्रेंट इज गिवन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो दैट इज क्या हो जाएगा, z प्लस 1 बराबर 0। तो z बराबर क्या हुआ, -1 हुआ ना, z बराबर -1। अब ये है आपने z का पावर -1 लिखा है। अब जो इस इंटीग्रल को हमको जो एवैल्यूएट करना है वह एक दिया है किसके अंतर्गत, वेयर c इज द सर्किल, सर्किल जहां मॉड z इक्वल टू 1/2 है, तो एक सर्किल के अंतर्गत इस इंटीग्रल को हमको एवैल्यूएट करना है। तो सर्किल जो दिया है मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/2। अब देखिए तो यह कैसे हम लोग अगर इसको सर्किल z के रूप में है, अगर xy के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, z बराबर आप जानते हैं क्या, ex प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2, और मॉडुलस पता है ना, तो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, सॉरी मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, या अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1/2 का स्क्वायर। या आपका जो है देखिए तो सर्किल बना के नहीं बना, यानी किस तरह सर्किल है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी आप जानते हैं यह ऐसी सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जहां सेंटर आपका जो है साफ साफ दिख रहा है, सेंटर आपका जो है क्या है 0 0 है, और रेडियस क्या है, रेडियस आपका क्या है, यहां पर रेडियस बराबर r बराबर क्या दिया है 1/2। ठीक, तो एक सर्किल अगर ड्रा किया जाए आपका जो है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है आपका क्या है 1/2 है, तो रेडियस यहाँ देखिए, तो इस सर्किल हम सी ड्रा कर रहे हैं जिसका सेंटर आप कह सकते हैं ओरिजिन पर है और रेडियस r बराबर 1/2। ये है आपका इस रूप में एक सर्किल हम लोग जो है ड्रा कर ले रहे हैं ऐसे। अब इस इंटीग्रल को हमको इसके अंतर्गत, यानी जो सर्किल जो दिया है सेंटर जिसका 0 0 रेडियस 1/2 के जो है इसका रीजन है, इसके अंतर्गत इवैल्यूएट करना है। आपने निकाला है z बराबर -1, तो z बराबर -1 निकाला है, तो यहां देखिए अब ये बताइए z बराबर -1 निकाला है, तो यहां से अब क्या है कि अगर इसको देखें तो z बराबर -1, अगर इसको आप लिखना चाहें उस रूप में तो z -1, तो यहां से एक्स प्लस आई वाई बराबर -1 लिख सकते हैं। ठीक, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू -1, तो यहां अगर पूछे एक्स कितना होगा तो -1 प्लस आई 0, तो एक्स -1 वाई क्या है 0, तो यहां पॉइंट क्या मिला -1 0, ये पॉइंट। अब क्या करते हैं, यानी देखते हैं कि अगर यह पॉइंट जो 0 -1 ये लिए हैं, क्या यह सर्किल के अंतर्गत लाई करेगा क्या। देखिए पहले सीधे सीधे आपको बता दें, जब भी आप अगर सेंटर 0 0 है तो आप बिल्कुल जो है आप वह पॉइंट लाई करेगा कि नहीं करेगा, आप इसमें देखिए कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/2 है, यह रेडियस यह r क्या है 1/2, यानी मॉड ऑफ z, मैं मॉड ऑफ z की बात कर रहा हूं जिसका निकाल के दिखाया सेंटर 0 0 है, तो मॉड ऑफ z बराबर 1/2 1/3 2 3 4 ऐसे अगर है मॉड ऑफ z बराबर, आगे देखिएगा इस क्वेश्चन में z न होकर क्या z+1 है, इसकी वहां बात करेंगे। लेकिन अगर मॉड ऑफ z है इसका मतलब है सेंटर का क्या क्या 0 0 है और ये जो लिखा है क्या है 1/2। तो जब z बराबर -1 यह है -1 है, अगर इसकी बात करें तो देखिए क्या तरीका, ये पॉइंट निकाल लिया है, इनका सेंटर आपका जो है -1 0, तो यह पॉइंट और यह पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे पता करते हैं कि जो पॉइंट जिस पॉइंट जो आप पोल्स निकाले हैं यह सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है। आपको बताया है कि अगर वह पोल सर्किल के अंदर या सर्किल पर नहीं है, उसके बाहर है, तो उस इंटीग्रल का मान क्या होता है 0 होता है। यहां सर्किल दिया है मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/2, यहां पॉइंट आपका ये पोल्स निकाला है z-1। अब हमको देखना है कि ये जो z-1 इस सर्किल के अंदर मिल रहा है कि सर्किल के बाहर मिल रहा है। अब इसको कैसे पता करते हैं, तो उसका तरीका है, अगर उनके बीच सेंटर ये पॉइंट 2 है तो यह आपका -1 0 ये पॉइंट है और सेंटर इनके बीच की दूरी देखिए, यानी -1 0 और 0 0 सेंटर से इसके बीच की दूरी, यानी आपका यहां पर मान लें C आपका सेंटर है, ध्यान से एक समझा रहे हैं बाकी समझाएंगे, और ये पॉइंट -1 0 ये पॉइंट जो आपका जो है -1 0 है, इनके बीच की दूरी अगर जो है सर्किल रेडियस से अगर कम होगी तो क्या होगा सर्किल के अंदर होगा। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेंटर, क्या करें इनके बीच की दूरी, मान लिया पॉइंट निकाला है -1 0 ये है, मान लिया -1 0 और यह डिस्टेंस ये सेंटर 0 0, इनके बीच की दूरी ये डिस्टेंस अगर रेडियस से अगर कम है तो सर्किल के अंदर होगी, और रेडियस से अगर बाहर है यानी r जो रेडियस दिया गया है अगर इनके बीच की दूरी रेडियस से ज्यादा है तो सर्किल से क्या होगी बाहर होगी।
तो कैसे आप जब भी आप बताएं, इतना महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूं, आगे फिर बताऊंगा, तो ये ध्यान रखिए कि कौन सा पोल सर्किल के अंदर होगा, यानी जो दिया गया है आपका रीजन है, या सर्किल के बाहर होगा। क्या करते हैं, जो सर्किल दिया गया है उसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं, ये आपके सामने। और वो जो पॉइंट है पोल से निकालने के बाद देखते हैं, वो जो पॉइंट है वह पॉइंट निकाल लेते हैं, और सेंटर से उस पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट एंड सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सेंटर बात कर रहे हैं, यानी बिटवीन द पॉइंट एंड सेंटर, यानी सेंटर एंड पॉइंट कर सकते हैं, कुछ भी लिखिए, बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट, या ऐसे कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ऐसे लिख लीजिए। अब पॉइंट्स कहां से, सेंटर और जो दिया गया पोल्स निकाले हैं वहां पॉइंट क्या मिला, -10। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अगर इसका मान अगर क्या है, लेस देन रेडियस से है, तो पॉइंट वह क्या होगा, वह जो पोल्स जो है जो निकाले हैं वह किसके होगा, सर्किल के अंदर होगा। तो क्या है, 0 0 है और पॉइंट -10 है, इनके बीच की दूरी और अगर इसका मान रेडियस से अगर कम है तो वह क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा। और अगर उनके डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस between the points is greater than radius, अगर रेडियस से बड़ा है तो क्या होगा, इट लाइज आउटसाइड द सर्किल, मीन्स इट लाइज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। समझिएगा, बहुत डिटेल्स में फिर बताऊं, क्योंकि इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम अगले वीडियो में बताएंगे। वह क्या है, काची इंटीग्रल फार्मूला, उसका स्टेटमेंट, प्रूफ, और उस पर एक और जो है थ्योरम लगा है, काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। वहां पर भी सब पोल्स निकालेंगे, दिया रहेगा, इंटीग्रल को एवेलुएट करना रहेगा, और रीजन आपका सर्किल है, जो भी दिया रहे, कोई कर्व रहेगा, क्लोज कर्व, और फिर हम पता करते हैं कि वह वहाँ पर देखते हैं कि जो पोल्स निकालने के बाद कौन कौन पोल सर्किल के अंदर होंगे और कौन कौन पोल सर्किल के बाहर होंगे। पहले ये चेक करते हैं। तो तरीका चेक करने का कि कौन पोल सर्किल के अंदर होगा, कौन सर्किल के बाहर होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी सेंटर और जो पॉइंट 0-1 पोल्स निकाले हैं, 0-1 -10, उनके बीच के दूरी साफ साफ देखिए, अगर रेडियस से कम है तो सर्किल के अंदर, अगर उनके बीच की दूरी रेडियस से ज्यादा है तो सर्किल के क्या होगा, बाहर होगा। तो ये अंदर है तो कह सकते हैं इट लाइज इनसाइड द सर्किल, इट लाइज इनसाइड द सर्किल। सर्किल ये है आपका, सब कुछ डिटेल्स में आपको हम बता रहे हैं। रेडियस आर, ये है रेडियस आपका। तो यह ध्यान में हमेशा रखिएगा। कैसे पता करते हैं कि जो पॉइंट है उस सर्किल के अंदर होगा कि सर्किल के बाहर होगा, तो वो पॉइंट और सेंटर सर्किल के बीच की दूरी का मान जो है, अगर रेडियस जो सर्किल का है कम है तो सर्किल के अंदर, और अगर उसका मान ज़्यादा है तो सर्किल से बाहर। तो अब हमने जो है, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो अब निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकाले -10, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक बार समझा देते हैं, इतना डिटेल से लगाने की जरूरत नहीं है, आप दिख जाएगा तो तुरंत आप काम कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पॉइंट्स क्या है, दैट इज पॉइंट आपका है -10 एंड 0 0, यही है ना। दैट इज पॉइंट्स, दैट इज कर सकते हैं, यहां पर लिख ले थोड़ा और साफ साफ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -10 एंड 0 0। तो यह -10 है, सेंटर 0 0 है, तो दो बिंदुओं बीच की दूरी क्या होती है पता नहीं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो जो भी लिखिए,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1 तो -1 और माइनस माइनस करेंगे तो चाहे x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2 कर लीजिए तो ये x2 माइनस x1 तो ये क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे ले लीजिए x1 y1 और ये x2 y2 तो दो बिंदुओं के बीच दूरी तो x2 माइनस x1 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्या माना गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 बराबर ये है 0 बराबर क्या है 1 जो मान है और रेडियस आपका क्या है 1/2 है ना। तो दो बीच की दूरी जो 1 है आप देख रहे हैं जो निकाले हैं वह रेडियस से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। रेडियस क्या आपका है यहाँ पर वह दैट इज 1/2 यानी क्या है 1 इज ग्रेटर देन रेडियस क्या है यहाँ पर आपका 1/2। ये देखिए क्या आप दो बिंदुओं की बीच की दूरी का जो मान निकाले हैं रेडियस से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। रेडियस क्या है 1/2 है तो पता है कि इनके बीच की दूरी और रेडियस खींचे हैं आपका यही रेडियस होगा ना 1/2 और यह मान इसका क्या रहा दो बिंदु की दूरी ये क्या है 1/2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है यह पॉइंट क्या हो रहा है लाइज आउटसाइड द सर्किल और जब लाइज आउटसाइड द सर्किल है तो अभी नोट करके बताया है कि द पोल क्या होता है पोल्स जो निकालते हैं लाइज इनसाइड एंड ऑन द कंटूर यानी क्लोज कर्व सर्किल है पर अगर लाइक करता है यानी इफ देयर इज नो पोल यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पोल न सर्किल के अंदर भी नहीं है क्लोज कंटूर न सर्किल के ऊपर है यानी उसके बाहर है तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन क्या होगा 0 होगा बताया है और कैसे बाय काउची थ्योरम। तो साफ साफ नोट करके अभी डिस्कस किया था इफ देयर इज नो पोल इनसाइड एंड ऑन कंटूर देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अगर पोल न तो सर्किल पर है न सर्किल के अंदर है और उसके अगर बाहर है तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। यही लिखवा है लाइन इफ देयर इज नो पोल इनसाइड एंड ऑन द कंटूर मीन्स क्लोज कर्व और क्लोज कर्व सर्किल अगर उसके अंदर नहीं है ना उसके अंदर है ना उस पर है देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 0। तो आपका साफ साफ दिख रहा है तो कह सकते हैं क्या आपको देखिए यह सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ऐसा नहीं कि आप ये सब दिखाएंगे और कि कैसे ये ध्यान रखिए गांठ बांध लीजिए ऐसा संभव ही नहीं है कि आप यहां से यूनिट नंबर 5 में आप क्वेश्चन करें आप बिना यह काम किए कि पोल्स अंदर है कि बाहर है कैसे पता करेंगे। अभी तो एक पोल आया है अभी एक पोल से ज़्यादा मिलेंगे तो वहां पर कैसे पता करते हैं कि कौन पोल अंदर होगा कौन पोल बाहर होगा। यह मेन लाइन है सब में जो रीजन दिया रहेगा सर्किल है उसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं और फिर जो पॉइंट है जो पोल्स निकालने हैं देखते हैं कि वह पोल सर्किल के अंदर है कि बाहर है। निकालने के लिए उस पॉइंट से सेंटर की बीच की दूरी देखते हैं क्या रहा है अगर उसका मान रेडियस से कम है तो सर्किल के अंदर तो वहाँ पर आपका काम बनेगा और अगर देखते हैं कि अगर उसका उनके बीच का जो डिस्टेंस है रेडियस से बाहर है तो यह पता करने का यही तरीका है। यानी अगर दो बिंदु के बीच का मान अगर ज़्यादा है रेडियस से तो क्या होगा लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो इसको इतना समझाने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ देखिए मैं मिटा देता हूँ ये समझ आपको दे दिया है। तो इससे क्या आपने निष्कर्ष पाया कि जो आप देख रहे हैं कि जो दो पॉइंट यानी पोल्स जो निकाले हैं यानी इक्वल टू 0 दैट इज z बराबर z+1 बराबर 0 दैट इज z बराबर -1 निकाला है। तो क्या निष्कर्ष निकला तो लिखेंगे सिंस z बराबर -1 द पोल सिंस द पोल z बराबर -1 लाइज आउटसाइड द सर्किल लाइज आउटसाइड द सर्किल सर्किल क्या है मॉड ऑफ z बराबर 1/2 यानी जो पोल जो निकाला है पोल है z बराबर -1 क्या है लाइज आउटसाइड द सर्किल। दिखाए हैं कैसे उनके बीच का डिस्टेंस जो निकाले हैं वो रेडियस से क्या है बड़ा है तो लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो देयरफॉर लिखेंगे बाय काशीज इंटीग्रल थ्योरम बाय
काचिस थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपान, और ये है z+1 और dz, और चाहे तो लिखना चाहे लिखें, नहीं तो आपकी इच्छा पे। इसका मतलब क्या होता है कंटूर इंटीग्रल, इसका मान क्या होगा बराबर 0। कहां से? बाय काची थ्योरम मींस काची इंटीग्रल थ्योरम। यह देखिए कितना आपने जो है इसका मान इस थ्योरम का यूज करते हुए आप प्राप्त कर लिए हैं। इसका मान क्या होगा 0 हुआ। और जब भी आप इंटीग्रल करें इवैल्यूएट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया रहेगा किसके अंतर्गत कौन सा कर्व है और किसके अंतर्गत हमको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है वो दिया रहेगा। तो यहाँ पर वेयर सी इज द सर्किल मॉड ऑफ z बाय 1/2, तो दिखाए हैं उनके बीच यानी जो पोल है -1 लाई आउटसाइड द सर्किल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 बाय काची इंटीग्रल थ्योरम। ये जो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया है, सब कुछ वही है। तो यानी आपका चौथे नंबर पर बस हम पलट दें यहाँ पर, ये देखिए इसको देखिए e का पावर -z कर दें, ये देखिए e का पावर -z, तो फिर वही काम, तो पोल्स आर गिवन बाई z-1, देखिए पोल्स वही है z-1, और फिर आपको दिखा यहाँ भी क्या है कर सर्किल वही है मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन बस वही है, बस ऊपर का जो हिस्सा है बस चेंज है। यहाँ भी इसी के अंतर्गत सर्किल मॉड ऑफ z 1/2 है, पोल्स आपका वही है z-1, और फिर वही चीज z बराबर -1 लाइक आउटसाइड द सर्किल z मॉड ऑफ z बराबर 1/2, देयरफॉर बाय काचीज थ्योरम। और अब इसको बदल दीजिए और ये क्या हो जाएगा e का पावर -z अपान z+1 dz बराबर 0। हो गया क्वेश्चन, सब कुछ आपके सामने। तो बहुत बारीक चीजें हमने आपसे डिस्कस किया है। आगे जब पढ़ाऊंगा काची इंटीग्रल फार्मूला, तो वहां पर भी उस थ्योरम का यूज करते हुए तमाम इंटीग्रल को एवेलुएट किए जाएंगे, और पोल्स निकालने के लिए पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, और फिर पता करते हैं यहाँ तो एक पॉइंट है और एक से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और कौन पॉइंट उस रीजन यानी सर्किल है तो सर्किल के अंदर है, कौन बाहर है सर्किल के बाहर है, तो बाई काची थे उसका मान क्या हो जाएगा 0 होगा, और अंदर अगर होगा तो कैसे निकाला जाएगा वह बताऊंगा थ्योरम बताने के बाद। तो आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो गए, और अब चलते हैं लास्ट में से। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसे देख लीजिए आपका क्या है, इसको अच्छे से इसे लग लिया जाए। 5 दिया है, अब ये तो 3-4 काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन के तौर पर ये 5 है, तो गिवन आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ c z+4 अपान z² प्लस 2z+5 dz। तो जैसे पिछला क्वेश्चन वैसे इसका क्वेश्चन वही हिस्सा इसको भी उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। यहाँ पर c सर्किल दिया है मॉड ऑफ z+1 बराबर 0, मॉड ऑफ z, देखिए दोनों में मॉड ऑफ z था, यहाँ मॉड ऑफ z+1 बराबर 0। जहाँ मॉड ऑफ z रहता है यानी सेंटर 0 0, तो बस देखते हैं कि जब पोल्स निकालते हैं z बराबर 1 है 2 है -1 -3 है, देखते हैं कि उसका मान इससे बड़ा है कि छोटा है, रेडियस यानी 1 रेडियस से बड़ा है कि छोटा है। बस कब? जब सेंटर यानी मॉड ऑफ z रहे, जहाँ सेंटर 0 0 रहता है वहाँ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि यदि यहाँ 1/2 है, 1/2 रेडियस है, तो -1 क्या जब रेडियस ड्रा करेंगे तो -1 उसके अंतर्गत होगा कि बाहर होगा, तो आपको पता है, आप इसको देख कर बता सकते हैं कि जब रेडियस 1/2 है तो जब आप सर्किल ड्रा करेंगे रेडियस 1/2 का, तो जो -1 पॉइंट होगा z-1 पोल्स निकाले हो क्या होगा बाहर होगा, तो लाइज आउटसाइड द सर्किल देन द बाय काची इंटीग्रल थ्योरम, उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कब? जब केवल मॉड z रहेगा। वहां बस ये देखते हैं कि जब रेडियस का जब 1/2 है और जो पोल्स निकाले हैं z बराबर 1 -2 3, क्या वह मान जो है वह जब सर्किल ड्रा करेंगे क्या वह जो है उसके अंतर्गत लाई करेगा जो पोल्स निकाले हैं 0-2 है 0-3 है। आपको पता है अगर मान लीजिए 1 है तो 1 क्या है रेडियस से 1/2 से बड़ा है, तो लाइज आउटसाइड द सर्किल, देयरफॉर यहाँ उसके इंटीग्रल का मान बाय काची थ्योरम इज इक्वल टू 0। कब? जब केवल मॉड z जो है, तो पता कर लेंगे कि लगे अंदर होगा कि बाहर होगा। ठीक,
और अब अगर मॉड ऑफ जेड प्लस वन है उसको बता देते हैं। इस देखिए कि उसको कैसे निकालते हैं, जो तरीका पता है उसी तरीके से। लेकिन जब कहीं मॉड ऑफ जेड है, मॉड इक्वल टू 2, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3, तो देखते हैं पोल्स जेड बराबर -1 -2 जो भी निकालिए, जो डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हुए, और आप जब सर्किल ड्रा करेंगे, आप देख लीजिए कि उस सर्किल जब ड्रा करने के बाद वह पॉइंट जेड बराबर पोस्ट 0 को निकालते हैं, जेड प्लस 1 बराबर 0 या जेड -2 बराबर 0, क्या वह सर्किल जब रेडियस जो है, क्या वो जब ड्रा करेंगे उस रेडियस से, तो क्या वह जेड बराबर 1 जेड -2 क्या दिखेगा उस सर्किल ड्रा करने के बाद, क्या उसके अंदर मिलेगा या बाहर मिलेगा, आप पता कर लेंगे। कब? जब मॉड ऑफ जेड रहे। तो बहुत कुछ डिस्कस करूंगा आपको, जब काची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ाऊंगा उस पर तमाम क्वेश्चन इस ढंग से। अब चलते हैं इस पर, जो है यहाँ मॉड ऑफ जेड प्लस 1 बराबर 0। तो इसका तरीका क्या है? पहला काम पोल्स निकालिए कि द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंड is given by putting denominator is equal to 0, putting denominator is equal to 0, वही कि जो पिछले क्वेश्चन में। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0। फैक्टर तो होगा नहीं कि 5 का कोई फैक्टर हो जो जिसको जोड़ने पर 2 आए, स्वाभाविक बात है। तो उसका 4 फार्मूला, तो क्या होगा? z बराबर -b, तो -b यह है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर -4 a 1 है, c क्या है? 5 है, इंटू अपान क्या हो जाएगा? यह 2a यानी 2 इंटू a, जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होता है, a होता है, जानते हैं ना। तो ये हुआ a क्या है? 1 है, तो ये हुआ z बराबर, ये देखिए -2 प्लस -4, ये है माइनस, ये हो 5 चौक को 20 अपान ये हो गया 2, या z बराबर -2 प्लस माइनस, अब 4 - 20 कितना? -16/2, या देयरफॉर ऊपर लिख देते हैं। अब ये तो हम लोग हाँ, ये पहले इस देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर? z बराबर -2 प्लस माइनस, ये -16 है, -16 को हम लिख सकते हैं क्या? यानी 16 का 4 और रूट -1, तो यही लिखेंगे ना 4i, और ये है /2 आपके सामने, और 2 कॉमन ले लीजिए, तो -1 प्लस माइनस क्या आया? 2i और /2, -1 प्लस माइनस 2i/2, तो ये 2 से 2 कटा, देयरफॉर z बराबर कितना आया? -1 प्लस माइनस 2i। देखिए तो z बराबर -1 प्लस माइनस 2i। अब ये पता करना है, यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये पता करना है कि यह जो पॉइंट है, जो z बराबर निकाले हैं, पोल्स निकाले हैं और ये पॉइंट पाए हैं, तो ये पता करना है कि क्या यह पॉइंट इस सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है। तरीका कैसे है? तरीका तो वही है जो बताए हैं, थोड़ा सा आपको इसको विधिवत बता देते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सर्किल आपका दिया है यहाँ पर, क्या? मॉड ऑफ z प्लस 1 बराबर 1, ठीक। तो अब यहाँ से भी देखा जाए ax y में सेंटर क्या मिल रहा है, रेडियस क्या मिल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ये x बराबर z बराबर क्या होता है? ax प्लस आई वाई प्लस 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। z बराबर क्या होता है? ax प्लस आई वाई, और ये प्लस 1 है, और ये आपका मॉडुलस वाला हिस्सा है। अब फिर रियल पार्ट के साथ, तो x1 आपका रियल पार्ट एक पास कर लीजिए, अब प्लस i बराबर 1 होगा। और फिर मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस क्या आएगा यहाँ पर? अंडर रूट x प्लस, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 1, ये होगा। मॉडुलस पता है ना, जैसे x प्लस वाई का अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा? x प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर 1, या दिस इम्प्लाइज स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो x प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1।
1 का स्क्वायर क्या होगा 1, आप लिख सकते हैं इस रूप में, चाहे 1 स्क्वायर लिखिए चाहे 1 लिखिए, बातें की है। दिस सिंप्लाइज। अब यहाँ से कैसे हम लोग सेंटर रेडियस पता करेंगे, आपको वहाँ पर पिछले क्लासेज में जब आप 11th-12th में पढ़े हैं कि उस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर एच के है, सेंटर आपका एच के है और रेडियस जो है आर अगर है तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है जानते हैं? सर्किल इक्वेशन ये होता है ना कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अब बराबर क्या होता है आर स्क्वायर होगा ना। तो उसी तरीके का देखिए फॉर्म है, अगर लिखना चाहे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स ये माइनस है तो ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लीजिए एक्स माइनस -1 का स्क्वायर, इस रूप में लिखना चाहे, और ये y है तो क्या होगा y माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और ये है आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर पूछें तो सेंटर बता सकते हैं कंपेयर करते हुए, एच बराबर यहाँ पर क्या है -1, देखिए माइनस माइनस बहुत डिटेल बता रहा हूँ सब, तो माइनस एच बराबर क्या है -1, तो सेंटर एच के है, ये देखिए एच के सेंटर है तो एच क्या है यहाँ पर आपका कंपेयर करेंगे तो -1 और y माइनस 0 जब k कंपेयर करेंगे तो क्या है आपका k0, दिख रहा है सेंटर क्या मिला -1 0। और रेडियस की बात करें, रेडियस r बराबर कंपेयर किए तो r बराबर 1 है कि नहीं है, ये आपका निकल गया, तो सेंटर और रेडियस आपने निकाल लिया है। और फिर हम देखते हैं अब बारी बारी से 2 पॉइंट है इस पर जो है इनके बीच का डिस्टेंस, तो आप देखिए z बराबर क्या है -1 + 2y। देखिए ये जरूरी नहीं कि आप दिखाएं यहाँ पर, हम तो सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि यह जो पोल्स निकाले हैं वो जो निकला है वह सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है, यह पता करने के लिए सारा काम हो रहा है। तो z बराबर -1 + 2y है तो लिख सकते हैं दिस सिंप्लाई z बराबर होता है x + iy और -1 + 2y। तो कंपेयर करेंगे x बराबर क्या है -1 और y बराबर क्या है 2, तो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट आपका मिला जो है -1 2। आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, रियल पार्ट वाला -1 और इमेजिनरी पार्ट वाला आपका जो है 2 है, आप यहीं से लिख सकते हैं, यानी पॉइंट क्या है -1 2। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अब निकाल लेते, दिखा रहे हैं आपको, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है, एक आपका -1 2 है और दूसरा सेंटर एंड क्या है -1 0, इनके बीच का डिस्टेंस उसी तरीके से √x2 - x1 का स्क्वायर, तो x1 y1 ये मान लीजिए x1 y1 और ये है x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो -1 और माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ देखिए, और ये क्या है प्लस, ये हो जाएगा 0 - 2 y2 - y1, तो y2 यहाँ पर क्या है 0 - 2 का स्क्वायर, अब क्या होगा तो x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कह सकते हैं कि √ ये तो 0 हुआ 0 और -2 का स्क्वायर यानी कितना हुआ आपका 4, अब 4 जब 0 ये हो गया और ये 4 और जब लिखा है निकलेगा कितना है 2 निकला, इनके बीच का डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच, देखिए सर्किल रेडियस से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो 2 इज ग्रेटर देन रेडियस, और रेडियस दैट इज, रेडियस क्या है 1 है, तो जो 1 है तो ये पॉइंट क्या हुआ लाई आउटसाइड द सर्किल, mod ऑफ z + 1 = 1। और दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए उसी तरीके से, देखिए z बराबर क्या है -1 - 2y, ये भी देख लीजिए। अब चलिए हम यहां बता देते हैं, आपका जो है -1 + 2y है, दूसरा पॉइंट z -1 - 2y है, तो z बराबर -1 और ये है आपका क्या है -2y, दूसरा पॉइंट, तो आपका x बराबर ऐसे लेंगे तो -1 और y बराबर क्या आएगा -2, ऐसे कंपेयर कर लीजिए, x + iy लिखिए या ऐसे x -1 और y -2, तो पॉइंट क्या मिला -1 - 2, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये लिखा -1 - 2 और
आपका सेंटर -1 0, तो इनके बीच की दूरी फिर क्या होगी -1 + 1 0। और देखिए 0 माइनस माइनस यही होगा ना, प्लस हो, क्या फर्क पड़ता है, -2 का स्क्वायर तो 4 +2 का स्क्वायर तो 4, तो +2 का स्क्वायर तो 0 -4 और फिर 2 और ग्रेटर देन रेडियस और ग्रेटर देन रेडियस हो गया। यानी ए भी पॉइंट क्या है, -1 - 2i, ए भी क्या हो रहा है, लाइज आउटसाइड द सर्किल, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, जो है जो निकाल रहे हैं वो उनके बीच का जो डिस्टेंस निकल रहा है उसका मान जो क्या है रेडियस से बड़ा है। तो आपको दिखा दिया कि दोनों पॉइंट क्या हैं, वो लाई आउटसाइड द सर्किल, mod ऑफ z + 1 = 0। तो अब लिख सकते हैं यहां पर मैं डायरेक्ट क्या सब समझाने के बाद, तो सिंस z बराबर -1 ± 2i लाई आउटसाइड द सर्किल, और सर्किल क्या है, mod ऑफ z + 1 = 1 लाइज आउटसाइड द सर्किल। इसको मिटा देते हैं, जब दोनों पॉइंट सर्किल के बाहर है तो देयरफॉर वही चीज बाय काची इंटीग्रल थ्योरम, देयरफॉर बाय काचीज थ्योरम द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा, काची इंटीग्रल ऑफ c, और इसका जो दिया है वैल्यू इंटीग्रल की z + 4/z² + 2z + 5 dz = 0। और क्या है, दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, वही बोला है ना, इफ देयर इज नो पोल इनसाइड एंड ऑन कंटूर देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 0। और आपको दिखाए हैं जो दो पोल निकाले हैं दोनों क्या है, लाइज आउटसाइड द सर्किल, mod ऑफ z + 1 = 0, देयरफॉर बाय काची इंटीग्रल थ्योरम उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी और इसका फायदा आपको जो है बहुत कुछ आगे मिलेगा। इसी आधार पर काची इंटीग्रल जो है फार्मूला पढ़ाऊंगा, स्टेटमेंट अगले वीडियो में, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ बेहद महत्वपूर्ण। और एक और उसमें हिस्सा है कि काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव फंक्शन, और शानदार क्वेश्चंस पे ऐसा होगा ही नहीं कि पेपर में उस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन आपसे न पूछा जाए। तो यह सब डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो आज का काम पूरा, फिर मिलते हैं आगे।